स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। आपके जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने फ्रेंड्स और जो भी इस चैनल पे नहीं जुड़ पाए हैं, जो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो, सिविल डिपार्टमेंट के हों या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, बहुत जल्दी हम बहुत सारे और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो सके कि आपको और सारे भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज मिल सके और उनके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, जिससे कि आप डिप्लोमा की तैयारी आप अच्छे से अपने घर बैठे कर सकें। इसी के क्रम में हम अभी थर्मल इंजीनियरिंग की क्लास लेने जा रहे हैं और थर्मल इंजीनियरिंग की क्लास जो क्या होगी, हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत होगी और हिंदी लैंग्वेज में हम इसको आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। पिछले टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को हमने स्टडी कर लिया था। आज हमारा टॉपिक क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ यानी कि अगर हिंदी में कहें तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है क्या, तीसरे नियम कहता है क्या कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर the entropy of a perfect crystal is 0। अब ये क्या कहता है लॉ, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल इज 0। अगर हिंदी में बात करें तो क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी जो है, किसी भी पदार्थ की जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी परम शून्य ताप पे शून्य होती है। अब आपके लिए जो नए शब्द हैं वो क्या है, सबसे पहला तो है एंट्रोपी, दूसरा है परम शून्य ताप। अब ये क्या होते हैं, इनको समझने की हम एक बेसिकली कोशिश करेंगे इस लॉ को समझने के लिए। स्टेटमेंट तो बहुत ही इजी है, क्या है, किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी क्या हो एट ए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि परम शून्य ताप पे क्या होती है, एंट्रोपी 0 होती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि एंट्रोपी क्या है और दूसरा परम शून्य ताप क्या है। अगर हम एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी क्या है, हम लोग जैसे कि जानते हैं सबसे पहले कि जब पहले ही क्लास में हमने क्या स्टडी किया था कि जो मटेरियल के अंतर्गत अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो रेंडमली एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं या रेंडमली कोई भी अपने आसपास वाइब्रेट करते रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ या तो मोशन करते रहते हैं रिलेटिव मोशन में, या फिर एक दूसरे के अपने एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट करते रहते हैं। तो क्या होता है, उनके बीच कंपन होता रहता है। तो ये उनकी जो डिग्री है वो क्या है, वो किस पोजीशन पे है, तो उसको जो मेज़र करते हैं, यानी कि ये क्या करता है, मेज़र द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस को क्या करता है, ये मेज़र करता है। जो एंट्रोपी क्या है आपका, अगर ऐसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या है, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या है, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या है, मेजर द
मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। अब इससे मतलब क्या है, जैसे कि मॉलिक्यूलर रैंडमनेस की बात आती है, हम क्या जानते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं किसी भी बॉडी में, क्या अरेंज होते हैं, बट वो क्या करते हैं एक दूसरे के रिलेटिव में या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं मोशन करते रहते हैं वो। और जैसे ही वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या एक दूसरे के साथ मोशन करते रहते हैं, उनके बीच एनर्जी का लॉस होता रहता है, उनके बीच क्या होता है वो एक दूसरे से वाइब्रेट करते रहते हैं, उनकी पोजीशन कहीं पे फिक्स नहीं रह पाती है। तो किसी भी टाइम पे ये क्या करता है, उनकी डिग्री का मेजर करता है कि उनकी डिग्री की अभी भी रेंडमनेस क्या है, उसको क्या कहते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी को अलग शब्द में अगर जनरली में हम लोग समझना चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं, न काम में आने वाली ऊर्जा। अब जैसे कि टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, वो तो वर्क डन में कन्वर्ट होता है, वर्क डन वाली एनर्जी होती है। किसी भी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी और प्लस बाहर से दी हुई एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। यानी कि वो क्या होती है, वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल एनर्जी होती है। बट ये जो है एंट्रोपी जो है आपका, वो क्या होता है, वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता है, वो क्या होता है मॉलिक्यूल के पास ही रहता है। अब मॉलिक्यूल के पास ही रहता है कभी भी ये, यानी कि अगर मॉलिक्यूल स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो भी उसके, अगर किसी भी कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उस समय भी तो मोशन करते रहेंगे और उस समय भी तो मोशन होती रहेगी, यानी कि उसके पास उस समय भी एंट्रोपी कुछ न कुछ होती है। और एंट्रोपी के बाद से अब आते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, वो है हमारा टॉपिक क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि हिंदी में कहें तो परम शून्य ताप। अब ये क्या है, आप लोगों ने शून्य ताप पढ़ा होगा, जीरो टेम्परेचर। ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि परम शून्य ताप। ये क्या होता है, अगर हम लोग बात करें पानी की, तो पानी को जैसे ही हम लोग लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है या 30 डिग्री के आसपास है, ये क्या होता है, वाटर के स्टेट में होता है। इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मोशन करते रहते हैं, बट जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या होता है, भाप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे इसके टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास भाप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या, वो और ज़्यादा मोशन करने के लिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको नीचे लाएं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास लाएं, तो ये क्या हो जाता है, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका वाटर और यहाँ पे मान लो ये है आपका वेपर। अब 0 डिग्री पे जब आइस में कन्वर्ट होता है तो आपको क्या लगता है कि उसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक ही जगह पे अरेंज हो गए हैं। बट सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो अरेंज तो होते नहीं हैं। और अगर इसको हम और डाउन लेते जाएं तो एक टेम्परेचर आता है 0 केल्विन। इसको अगर हम और फर्दर डाउन करें तो एक टेम्परेचर आता है जो होता है क्या, 0 केल्विन। अब 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन क्या आता है, एक टेम्परेचर आता है आपका 0 केल्विन। यानी कि 0 केल्विन मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से भी डाउन जाते हैं, यानी 0 केल्विन, यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 273 माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इतने टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद उसके क्या होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे परफेक्टली अरेंज हो जाते हैं और उनके बीच में कोई भी रेंडमली मोशन नहीं रहता है। और इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक जाए उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि वैसा टेम्परेचर जहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स क्या हों, एक ही जगह पे अरेंज हो जाए, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन या 2-273.15 डिग्री सेल्सियस। और इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो इसको फ़ारेनहाइट में कहते हैं -459.67 फ़ारेनहाइट, 67 फ़ारेनहाइट, या फिर
जीरो रेडियन, ये है आपका परम शून्य ताप, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि इस पे क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो मूवमेंट होता है एटम्स का, वो क्या होता है वहीं पे अरेंज हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम आगे चलते हैं, और आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उसके जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन दिए गए हैं उनमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन क्या क्या है। एक तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला ये एप्लीकेशन एक है आपका हीट इंजन, और दूसरा है आपका हो हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। पहला है हीट इंजन और दूसरा है हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। अब इसकी बात करते हैं, अगर इनकी बात करें हिंदी में, तो हिंदी में भी तो यही शब्द होंगे, टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो इसीलिए मैंने हिंदी नहीं लिखी है, सीधा इंग्लिश में लिखा है। और आपको आई होप कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए। हम अगली बार से पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके लिए पूरी तरह से हिंदी में ही लिखने की कोशिश की जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, हीट इंजन की। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन वो इंजन होता है जो क्या करता है कि एनर्जी को, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, या फिर बात कर लें केमिकल एनर्जी को, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हीट इंजन क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन जो होता है वो क्या करता है, हीट या फिर इसके पास अगर केमिकल एनर्जी हो, उसको क्या करता है, ये उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि उससे काम किया जा सके। यानी कि अगर इसके पास क्या है, हीट यानी कि केमिकल एनर्जी है, यानी कि हीट है मतलब ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा, ये उन दोनों को क्या करता है, इनको कन्वर्ट करता है यांत्रिकी ऊर्जा के फॉर्म में ताकि उनसे कोई भी मैकेनिकल वर्क किया जा सके। यानी कि ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है जो कि क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने की कोशिश करता है या बदल देता है उनको। इसके सबसे पहले अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है, अगर आप देखें तो आपके पास अगर मान लीजिए कि आपके पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल क्या है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है। अगर हम उसको बर्न कराते हैं यानी कि हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, अगर उसको मोटरसाइकिल में लगाते हैं तो वो क्या होता है, जलता है, और जलने के बाद क्या करता है, हमारी मोटरसाइकिल मूव करती है, यानी कि उसको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी देता है और वो मोटरसाइकिल क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है। तो ये क्या है, एक हीट इंजन जो होता है वो क्या करता है कि जो भी उसको फ्यूल आप देते हैं, या तो आप केमिकल के फॉर्म में दे रहे होंगे या फिर हीट एनर्जी के फॉर्म में दे रहे होंगे, उनको क्या करता है, उनको यूटिलाइज करके, उनको कन्वर्ट करा के वो आपको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में वर्क देना शुरू करता है। अगर इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, हीट इंजन सामान्यतः ऊष्मीय ऊर्जा एवं हीट इंजन क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा एवं
यानी कि ये क्या करता है, हीट के साथ साथ केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यांत्रिकी ऊर्जा के फॉर्म में जिससे हम, इसके लिए क्यों बदलता है भैया कि जिससे हम अपना कार्य कर सकें, कर सके। अब ये क्या है भैया, जो ये उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, और मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपना वर्क डन लेते हैं। क्या है कि हमको भी कहीं पे भी क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी हमको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, हीट इंजन के बाद जो अगला टॉपिक था वो था हमारा रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। ये क्या था हमारा, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ठीक, ये क्या है, अभी आप लोगों ने पंप का नाम सुना होगा, ट्यूबवेल पंप या फिर पंप ऑपरेटर, ऐसे सारे वर्ड सुने होंगे। पंप क्या होता है, पंप अगर हम बात करें जनरली एक शब्द पंप क्या होता है, पंप एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा अरेंजमेंट है, वो क्या करती है, वो ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, सीधा लो प्रेशर से किसी भी चीज़ को लेती है और उसको हाई प्रेशर पे रिलीज करती है, हाई प्रेशर पे रिलीज करती है। अगर आप लोगों ने ट्यूबवेल पंप देखा होगा तो क्या करता है, वो ज़मीन से पानी को उठाता है और उसको हाई पंप के साथ बाहर की तरफ थ्रो करता है। यानी कि जब ऊपर आता है पानी, उसकी वेलोसिटी क्या करता है, वो बढ़ा देता है, जिससे पानी क्या हो, हाई वेलोसिटी के साथ ही बाहर की तरफ रिलीज होता जाए। यानी कि पंप क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ रिलीज करता है। जैसे कि आपने हार्ट को सुना होगा, आपका जो दिल है, मतलब हार्ट जो है आपका दिल, जो वो क्या करता है, पंपिंग करता रहता है। पंपिंग करता है तो मतलब क्या करता है, आपका ब्लड उसके अंदर जाता है और फिर से उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करके उसमें ऑक्सीजन मिला के वो क्या करता है, उसको फिर से बाहर रिलीज कर देता है आपकी शरीर में फिर से घूमने के लिए। वैसे ये पंप, हीट पंप क्या है, हीट पंप भी तो एक ऐसा ही कोई अरेंजमेंट होगा, यानी कि क्या करता होगा, वो लो से हाई की तरफ रिलीज करता होगा। लेकिन ये हीट पंप है, मतलब क्या, ये हीट को क्या करता है, रिलीज करता है कभी भी, यानी कि ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। ठीक, अब ऊष्मा को स्थानांतरित करता है तो भैया कहाँ करता है, यानी कि ये ऊष्मा को स्थानांतरित तो करता है लेकिन कहाँ करता है, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर। अभी तो हमने सुना था कि भैया क्या हो, देखा भी है कि क्या होता है, कभी भी क्या होता है, हीट क्या होता है, हरदम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ वर्क कर फ्लो होती है। बट इसमें क्या है कि लो टेम्परेचर से हीट पंप क्या कराता है, उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो कराता है, यानी कि निम्न ताप से क्या कराता है, उच्च ताप की तरफ उसका बहाव कराता है। लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए कुछ हमको इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। जैसा कि रेफ्रिजरेटर आप लोग पहले से ही जानते हैं कि ये क्या करता है, एक चेम्बर के अंदर जो होता है, मान लीजिए कि ये आपका रेफ्रिजरेटर है, उसके डोर्स क्लोज हैं, तो उस चेम्बर के अंदर क्या करता है, यहाँ से हीट को लेता है और बाहर इन्वायरमेंट के अंदर यानी पर्यावरण के अंदर वो क्या करता है,
एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, जिससे कि हमारी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सारे इसके डिसइफेक्ट भी पढ़े होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बट ये क्या करता है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है कि अंदर के टेम्परेचर को लो मेंटेन रखता है, उससे फिर से हीट लेता है और फिर से ये पूरी तरह से बाहर थ्रो करता जाता है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस पे ही वर्क करता है, यानी कि एक बार प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर से दूसरी बार उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और इसको कहते हैं क्या, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, जो कि ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर स्थानांतरित करता है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, अगर इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो ऊष्मा को क्या कराता है भैया, हरदम क्या कराता है, निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ स्थानांतरित कराता है। ये क्या करता है, आपको हरदम निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ स्थानांतरित कराता है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है। तो आज की क्लास बस इतनी ही थी और आगे की क्लासेस में हम लोग आगे के जो फर्दर टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। आप सारे लोगों ने इस वीडियो पे इतना जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इस चैनल को, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो फ्रेंड्स आपके इस चैनल से अभी नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।